नमस्ते जी। सामाजिक मान्यताएं, संस्कार और परंपराएं व्यक्ति को अपने जाल में उलझाए रखती है। ऐसे में या तो वह विद्रोह करके सबका निशाना बने या फिर परिस्थितियों से समझौता करके खुद को नियति के हाल पर छोड़ दे। मैं भी जीवन के एक ऐसे दोराहे पर खड़ा था जहां से निकलना शायद मेरे लिए संभव नहीं था। कोई मेरी मजबूरी नहीं समझना चाहता था, बस अपना अपना स्वार्थ भरा आदेश और निर्णय मुझ पर थोपते जा रहे थे और मैं अपने ही दिल के हाथों मजबूर हो चुका था। मैं जानता हूँ कि पिछले कई दिनों से पूजा मेरे फोन का इंतजार कर रही थी। उसने कई बार मेरा फैसला सुनने के लिए फोन भी किया था, मगर मेरे पास वह साहस नहीं था कि उसका फोन उठा सकूं। वैसे हमारे बीच कोई अनबन नहीं थी और ना ही कोई मतभेद था। फिर भी मैं उसका फोन उठाने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। मैंने कई बार यह कोशिश की कि पूजा को फोन पर सब कुछ साफ साफ बता दूं, पर मेरा फोन पर हाथ जाते जाते रुक जाता और दिल तेजी से धड़कने लगता। मैं घबरा कर फोन रख देता। पूजा मेरी प्रेमिका थी, मेरी जान थी, मेरी मंजिल थी। थोड़े से शब्द में कहूँ तो वह मेरी सब कुछ थी। पिछले 2.5 सालों में हमारे बीच संबंध इतने गहरे बनते चले गए कि हमने एक दूसरे के साथ जीवन बिताने का फैसला कर लिया था। और आज जो समाचार मैं उसे देने जा रहा था, वह किसी भी तरह से शुभ नहीं था, ना मेरे लिए ना ही उसके लिए। फिर भी उसे बताना तो था ही। मैं ऑफिस में बैठा घड़ी की ओर देख रहा था। जैसे ही 1:30 बजेंगे वो फिर फोन करेगी, क्योंकि इसी समय हम दोनों बातें किया करते थे। मैं भी अपने काम से फ्री हो जाता और वह भी। बाकी ऑफिस के लोग लंच में व्यस्त हो जाते। मैंने हिम्मत उठा जुटाकर फोन किया। पूजा फोन उठाते ही बोली, अरे कहाँ हो तुम? इतने दिन हो गए हैं, ना कोई फोन ना कोई एसएमएस। मैंने तुम्हें कितने फोन किए, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक ही है, बस तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैंने बड़े अनमने मन से कहा। क्या बात है? तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? ना डार्लिंग, कहाँ? ना जानू बोले। बस सीधे सीधे औपचारिकता निभाने लग गई। घर पर कोई बात हुई है क्या? हाँ हुई तो थी, पर फोन पर नहीं बता सकता। तुम मिलो तो सारी बात बताऊंगा। देखो कुछ ऐसी वैसी बात मत बताना, मैं सह नहीं पाऊंगी। वो एकदम घबरा कर बोली, आई लव यू अखिल, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। आई लव यू टू। पर पूजा, लगता है हम इस जन्म में नहीं मिल पाएंगे। ओ, तो यह खुशखबरी देने के लिए तुम मुझसे मिलना चाहते थे? पूजा एकदम भड़क उठी। तुमने जरा भी नहीं सोचा कि मुझ पर क्या बीतेगी? क्या सोचेंगे वह लोग जो हमें हमेशा एक साथ देखते थे? यही है तुम्हारा प्यार? तुम्हारे कहने पर ही मैंने मम्मी पापा को अपने रिश्ते के बारे में बताया था। आज क्या कहूंगी कि सब झूठ है? इतना कहते कहते वह रो पड़ी और फोन काट दिया। इसके बाद मैंने कितनी बार उसे फोन किया, पर हर बार वह फोन काट देती और अंत में उसने फोन ही बंद कर दिया। आखिर जिंदगी क्या क्या रंग दिखाती है। मैं एकदम परेशान हो गया। कहता भी तो क्या उससे? पूजा, क्या मुझसे गुस्सा होना स्वाभाविक था? मैंने ही उसे झूठे वादे किए थे। मैंने उसको एक सुनहरे भविष्य का सपना दिखाया था, अपना सुख दुख उससे बांटा था। उसने भी हर समय मुझे सही रास्ता दिखाया था। मेरे बीमार होने पर वह बुरी तरह परेशान हो जाती थी और बिना कहे कई दवाइयां सीधे मेरे ऑफिस भिजवा देती और मेरे ऑफिस के चपरासियों को फोन करके ढेर सारे निर्देश भी देती। वह जानती थी कि मैं अपने प्रति कितना लापरवाह हूँ। आज मैंने उसके सारे सपने पल भर में तोड़ दिए।
शाम को उदास मन और बड़े दिल से मैं घर पहुंचा। तुझे देखते ही भाभी ने पूछा क्या बात है? मुझे देखते ही भाभी ने पूछा क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है, कहते हुए मैं रोया सा हो गया। मुझे लगा कि वहां कुछ देर और खड़ा रहा तो आंखों में आंसू ना आ जाए, इसलिए खुद को संभालता हुआ चुपचाप अपने कमरे में चला गया। बिस्तर पर गिरते ही मेरा सारा दुख आंखों के रास्ते बह निकला। रोते रोते आंसू तो सूख गए, पर भीतर का मन शांत ना हो सका। थोड़ी देर में भाभी ने खाने के लिए पूछा। मैंने कह दिया कि बाहर से खाकर आ रहा हूँ, भूख नहीं है। पर खाया कब था? मैं अपने विचारों में जितना बचना चाहता था, वह उतना ही मुझे सताने लगे। पूजा से मेरी भेंट लगभग 2.5 साल पहले ऑफिस के बाहर वाले बस स्टैंड पर हुई थी। गोरा रंग, तीखी नाक, लंबा कद, सजी हुई पर्सनालिटी, ऊपर से कपड़े पहनने का ढंग इतना निराला था कि मैं उसे देखे बिना नहीं रह सका। और पहली नजर में वो आंखों के रास्ते दिल में उतर गई। हमारे बस और ऑफिस के छूटने का लगभग एक ही समय था। मैं 7-8 मिनट पहले ही बस स्टैंड पर पहुंच जाता। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता कि उसकी आंखें निरंतर मुझे ही तलाशती रहती है। धीरे धीरे वह भी आते जाते मुझे देख कर हंस देती। इस तरह हम एक दूसरे के करीब आ गए। उसके पिता सेना में उच्च पद पर थे तथा मेरे पिता मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर थे। बीतते दिनों के साथ पूजा से मेरा प्रेम भी बढ़ता चढ़ता गया। हमारी मुलाकातों की संख्या और समय दोनों बढ़ते रहे। इसी बीच मुझे दूसरी एक बड़ी कंपनी में बहुत अच्छा ऑफर मिला और मैंने उसे स्वीकार कर लिया। अब दोनों ऑफिस में कई किलोमीटर का फासला हो गया था। इसके बाद भी हम कोई ना कोई बहाना ढूंढ कर मिलते रहे। हम दोनों कभी फिल्में देखते तो कभी ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर इधर उधर घूमते। एक दिन पूजा ने मेरे कंधे पर अपना सिर रखकर कहा, अब बहुत हो चुकी है मौज मस्ती, सीधी सीधी बात बताओ, कब मिला रहे हो मुझे अपनी मम्मी से? अरे तुम तो दिल के रास्ते सीधा घर पर कब्जा करने की सोच रही हो। मैंने मजाक भरे स्वर में कहा, मेरे पापा अब रिटायर होने वाले हैं। वह चाहते हैं कि मेरी जल्द से शादी हो जाए ताकि नौकरी में रहते हुए वह अपनी सुविधाओं का लाभ उठा सके। रिटायरमेंट के बाद तो हम सिविलियन हो जाएंगे, फिर कहाँ सब सुविधाएं मिलेगी, तो कोर्ट मैरिज कर लेंगे। मैंने चुटकी लेते हुए कहा और उसके माथे पर बाल गिराई लट्टों को पीछे करने के बहाने उसे अपने पास कर लिया। उसने बिना कोई प्रतिवाद किए अपना सिर मेरे कंधों पर टिका दिया। सच कहूं तो मुझे इन मजबूत कंधों की बहुत जरूरत है। प्लीज मेरी बात को सीरियसली लेना, नहीं तो तुम्हारी पूजा तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। कहते कहते वह मायूस सी हो गई। मैंने उसकी भर आई आंखों से बहने वाले आंसू की बूंद को अपनी उंगलियों से पूछा, तुम तो सीरियस हो गई हो? हाँ बात ही कुछ ऐसी है, इन दिनों मेरे रिश्ते की बातें चल रही है। तुम एक बार अपने घर पर बात कर लेते तो मैं भी कम से कम उन्हें बता तो देती। क्या बताओगी? अपने घर पर? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। क्या कहोगी मेरे बारे में? यही कि तुम बेवकूफ हो, बुद्धू हो, एकदम बेकार और गुस्से वाले हो, पर तुम मेरे हो। कहकर पुनः पूजा ने मेरी गोद में सिर रख दिया। देर तक हम यूं ही भविष्य के सपने संजोते रहे। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में रखा और उसे जल्दी ही बातें करने का आश्वासन दिया।
हम दोनों ही वहां से विदा हो गए। घर पर मैं अपनी बात को इस ढंग से कहना चाहता था कि इनकार की कोई संभावना ही ना रहे, और इसके लिए उचित अवसर तलाशता रहा। भैया की शादी को 3 वर्ष हो चुके थे और उनका 11 महीने का एक बेटा भी था। हमारे घर का माहौल बहुत सौंदर्यपूर्ण था, पर घर के सभी सदस्य एक साथ जल्दी नहीं मिल पाते थे। मैं सपनों में जीने लगा था। तभी एक दिन मैं ऑफिस में बैठा कोई काम कर रहा था कि मेरे मोबाइल पर पापा का फोन आया। पता चला कि भैया का एक्सीडेंट हो गया और उन्हें काफी गंभीर चोटें आई है। वह हॉस्पिटल में एडमिट है। इससे पहले कि मैं वहां पहुंचता, भैया के निर्जीव शरीर को लोग एम्बुलेंस में डालकर घर ले जा रहे थे। घर पर सन्नाटा पसरा था। सभी एकदम स्तब्ध रह गई थी। भाभी तो जैसे पत्थर की बन गई थी और मम्मी पापा का रो रो कर बुरा हाल था। 3-4 दिनों तक घर का माहौल बहुत गंभीर रहा। समय अपनी गति से चलता रहा। घर का माहौल धीरे धीरे संभलने लगा। पूजा मेरी व्यवस्था समझती थी और दिल का हाल भी। जितनी बार भी समय निकाल कर मैंने उसके उससे संपर्क किया, वह बहुत नरम आवाज में संवेदना व्यक्त करती और मेरे घर पर आने की जिद करती। वह चाहती थी कि मैं अपने और उसके बारे में घर पर सब कुछ बता दूं, मगर मैं ऐसा कर नहीं पा रहा था। माँ भाभी को लेकर बहुत चिंतित और दुखी थी। एक तो उनका बड़ा बेटा चला गया था, दूसरा जवान बहू का दुख। उन्हें इस बात की बहुत चिंता थी कि बहू बाकी का जीवन इस घर में कैसे बिताएगी। एक दिन पूजा और मैं पार्क में बैठे थे। वो बारिश ओवर में कहने लगी, देखो अब तक मैं पापा को जैसे तैसे टालती रही हूँ, पर अब और उन्हें टाल नहीं पाऊंगी। आज भी उन्होंने मुझे कई लड़कों के फोटो दिखाए थे। तुमने यदि अब तक अपने घर पर बात कर ली होती तो मैं कम से कम तुम्हारे बारे में कुछ तो कह सकती। उनका इस तरह रोज रोज बात करना तो रुक जाता। मम्मी अकेले में कई बार मुझसे मेरी पसंद के बारे में पूछा करती है, तो फिर इंतजार किस बात का है। मैंने पूजा से कहा, तुम मेरे बारे में उन्हें सब कुछ बता दो और मेरी मजबूरी भी उन्हें बता दो कि जैसे ही मुझे मौका मिला मैं उनसे मिलने आऊंगा। सच सच उसने अविश्वास भरे स्वर में ऐसे पूछा जैसे उसे मुझ पर शक हो। तुम ऐसे अविश्वास से मुझे क्यों देख रही हो? तुम तो जानती हो कि मैं घर पर बात करने ही जा रहा था। ऐसा हादसा हो गया। मैंने कहा, ओहो डार्लिंग, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि तुम इस बात को संजीदगी से नहीं ले रही हो। मैं भी तुम्हारे बिना रह सकता हूँ क्या? कहकर मैंने उसके गालों पर प्यारा प्यारा सा चुम्बन लिया। तो शर्म से पूजा ने अपनी पलकें झुका ली और कसकर मुझसे लिपट गई। एक दिन शाम को मैं घर आया तो भाभी के मम्मी पापा आए हुए थे। मैंने उनके चरण स्पर्श किए और बाथरूम में फ्रेश होने चला गया। मेरे आने पर भाभी चाय बनाकर ले आई। घर का माहौल बहुत दुख भरा और घुटा हुआ था। खामोशी तोड़ने के लिए माँ ने पहल की थी, बहन जी, अब तो मेरे बेटे को गुजरे हुए 2 महीने हो चुके हैं, किंतु बहू की ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। मैं जब भी इसे देखती हूँ कलेजा मुंह को आ जाता है। क्या करूँ कुछ समझ नहीं आता। आप ही कुछ बताइए ना, मैं क्या कहूँ। मैंने तो अपनी बेटी आपको दे दी है, अब आप जैसा उचित समझे वैसा करें। वह बहुत भावुक होकर बोली, आप इसे कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाइए, वहां थोड़ा इसका मन तो बहल जाएगा। माँ ने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं मम्मी जी, मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इस घर में बहू बनकर आई थी,
और यहीं से मेरी अंतिम विदाई भी होगी। भाभी धीरे से बोली, तुम्हें यहाँ से कौन भेज रहा है बहू? मैं तो कह रही हूँ कि कुछ दिनों के लिए मायके चली जाओ। वैसे तुम इस बात को भी ध्यान से सोचना कि तुम्हारे सामने सारी उम्र पड़ी है। तुम पहाड़ जैसा जीवन किसके सहारे काटेगी? गप्पू है ना, उसी में मैं उनका रूप देखती हूँ। कहते कहते भाभी की आंखें भर आई। बेटी, मुझे अपने बेटे के खोने से ज्यादा तुम्हारा दुख है, क्योंकि मुझे तुमसे हमदर्दी भी है और आत्मीयता भी। हम भला कब तक तुम्हारा साथ देंगे? कल को अखिल की शादी होगी, उसकी अपनी गृहस्थी बनेगी। पता नहीं हमारे जाने के बाद कौन कैसा व्यवहार करेगा। बहन जी, वैसे तो यह आपका पारिवारिक मामला है, पर यदि अखिल कहीं और बात नहीं चली हो तो उम्मी की शादी अखिल से कर दे। घर की बात घर में ही बन जाएगी और आप भी चिंता मुक्त हो जाएगी। आप सोच विचार कर लीजिए। उनके यह शब्द सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। मुझे लगा, यदि मैंने कोई कदम तुरंत नहीं उठाया तो शायद किसी परेशानी में ना फंस जाऊं। आंटी, आप यह क्या कह रही हो? मैं अपनी ही भाभी से कैसे? बेटा जब भाई नहीं रहा तो रिश्ता कैसा? माँ ने कहा, जैसे वह भी इस रिश्ते को स्वीकार करके बैठी थी। लेकिन मम्मी, मैंने चौंक चौंक कर कहा। ठीक है, तू सोच कर बता देना, मम्मी बोली। हमने तो यह बात एक बात कही है, बाकी तुम जैसा उचित समझो बता देना। मेरे लिए अब वहाँ का माहौल बहुत बोझल होता जा रहा था। मुझसे और देर तक वहां बैठा नहीं गया और मैं उठकर बाहर चला गया। मेरे लिए अब बहुत आवश्यक हो गया था कि मैं घर पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दूं, पर भाभी की उपस्थिति में मैं कोई बात नहीं करना चाहता था। इधर मुझ पर लगातार पूजा का दबाव बढ़ता जा रहा था। एक दिन भाभी किसी काम से बाजार गई हुई थी। माँ पापा बाहर बरामदे में बैठे थे। उचित अवसर देखकर मैंने बिना कोई भूमिका बांधे कहा, माँ, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ। पिछले कई सालों से मेरा उसके साथ परिचय है और हम शादी करना चाहते हैं। यह प्रेम प्यार सब बेकार की बातें हैं बेटा। तुम जिसे प्रेम कहते हो ना, वह बस कुछ ही दिनों का बुखार होता है। पापा ने यह कहते हुए मेरा पछतावा ठुकरा दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है पापा, मैंने मजबूती से कहा। बेटा, हम तुम्हारा कोई बुरा थोड़ी ही चाहेंगे। माँ ने गरमाए माहौल की तीव्रता को कम करने की कोशिश की। उमी को इस घर में रहते हुए लगभग 3 साल हो चुके हैं। अब वह हम सबको अच्छी तरह जान चुकी है और हम उसे, वह नई लड़की, इस घर में कैसे एडजस्ट करेगी, यह कौन जानता था। इस हादसे के बाद तो उम्मी इस घर में पूरी तरह समर्पित रहेगी। उम्मी और तुम एक ही उम्र के हो। तुमने दुनियादारी को अभी ठीक से जाना नहीं है। आज जिसे तुम अपनी पत्नी बनाकर लाना चाहते हो, क्या पता वह उम्मी के साथ कैसा व्यवहार करे और तुम्हारा उम्मी से मिलना उसे कितना उचित लगे। ऐसा नहीं है कि उम्मी के माता पिता के कहने के बाद हमने ऐसा निर्णय लिया है। सोच तो हम लोग पहले से ही रहे थे, पर यह सब कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। अब अगर उसके घर वालों की भी ऐसी इच्छा है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन माँ, मैं जिसे भाभी मानता हूँ आया हूँ, उसे पत्नी बनाने के बारे में कैसे सोच सकता हूँ? यह शादी आपकी नज़रों में उचित हो सकती है, पर मेरे लिए नहीं। मेरे भी अपने कुछ सपने हैं। फिर मेरे उस लड़की के प्रति वादे और कस्में। अरे बेटा, यह प्रेम प्यार कुछ दिनों का बुखार होता है। वो अपने घर में एडजस्ट हो जाएगी और तुम अपने घर में
पापा ने फिर अपनी बात दोहराई। मैंने उन्हें लाख समझाने की कोशिश की, पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे पास अब दो ही विकल्प बचे थे। मैं या तो उम्मी भाभी से विवाह करूं, या इस घर को छोड़कर अपनी इच्छा अनुसार गृहस्थी बसा लूं। भैया की मौत के बाद अब मैं ही इस घर का सहारा था। मुझसे अब सबकी सारी आशाएं बंधी थी। हर हाल में बलि मेरे ही सपनों की चढ़नी थी। यह तो सच था कि इस विवाह से ना तो मैं सुखी रह सकता, ना उम्मी भाभी को खुश रख सकता, और ना ही पूजा सुखी रहती। परिस्थितियां धीरे धीरे ऐसी बनती गई कि मैं घर में तटस्थ होता चला गया, और अकेला भी हार कर इस घर की भलाई और माता पिता के खर्च को निभाने के लिए मुझे ही अपने सपनों का गला घोटना पड़ा। मुझे नहीं पता था कि नियति मेरे साथ ही ऐसा क्यों खेल रही है। कहने को सब अपने थे, पर अब अपनापन किसी में नहीं था। मैंने पूजा को कई बार फोन करने की कोशिश की, मगर हर बार नाकामयाबी हाथ लगी। मैं उसकी हालात भी अच्छी तरह जानता था। मैंने उसे सचमुच कहीं का नहीं छोड़ा था। उसका दुख मेरे दुख से काफी गहरा था। आज मुझे उसकी और उसे मेरी सख्त जरूरत थी, पर वह मुझसे बहुत दूर जा चुकी थी। मैंने भी समझ लिया कि मुझ पर अब जिंदगी कभी मेहरबान नहीं हो सकती। मेरे सारे सपने पलकों में ही बंद होकर रह गई, और सारी इच्छाएं सीने में ही दफन होकर रह गई। अचानक घर से उमी भाभी का फोन आया, तो मैं चौंक पड़ा। मैं सपनों की जिस दुनिया में घूम रहा था, उससे बाहर निकलकर मोबाइल को कान से लगा लिया। सॉरी, मैंने तुम्हें इस समय फोन किया। क्या तुम अभी घर पर आ सकते हो? मैं एकदम घबरा गया। मुझे लगा मेरे लिए एक और आघात प्रतीक्षा कर रहा है। मैंने पूछा, क्या बात है भाभी? सब ठीक तो है? सब ठीक नहीं है, बस तुम घर आ जाओ। इस बार भाभी का निवेदन आदेश में बदल गया। बात क्या है? मैंने फिर पूछा। सच बात तो यह है कि मैं ठीक से जानना चाहती हूँ कि तुम इस विवाह से खुश हो या नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम इसी समय घर पर आ जाओ। मम्मी पापा घर पर नहीं है। ऐसे में आराम से बैठकर बात हो सकेगी, ताकि हम कोई निर्णय ले सकें। मुझे लगा शायद यही ठीक होगा। जो औरत मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने जा रही है, उसे मैं सब कुछ बता दूंगा, पर पूजा की बात को छिपा जाऊंगा, ताकि उसके भविष्य में कोई बाधा ना पहुंचे। मैंने जैसे ही घर में कदम रखा, सामने पूजा बैठी थी। मेरा तन बदन एकदम सिहर उठा। पता नहीं पूजा क्या क्या कह चुकी होगी। इसे पहचानते हो? इसका नाम पूजा है। भाभी ने भेद भरी नजरों से मुझे देखते हुए कहा। मैंने इसे यहाँ बुलाया है। मुझे इतना कमजोर और स्वार्थी मत समझना। तुम्हारे हाव भाव से मैं समझ चुकी थी कि तुम किसी और को चाहते हो। मुझे लगा ऐसे घुट घुट कर जीने से क्या फायदा। जिंदगी जीने और काटने में बड़ा फर्क होता है। अखिल, और तुम्हारी जिंदगी तो पूजा है। फिर परिस्थितियों से डटकर मुकाबला क्यों नहीं कर सकते? जब किसी से कोई सच्चा प्यार करता है, तो उसके दिल में हमेशा वही बसा रहता है। फिर तुम मुझे कैसे खुश रख सकोगे? मैंने बड़ी मुश्किल से इसका नंबर तुम्हारे मोबाइल से ढूंढा था। अपनी इस गलती के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। जब मैंने तुम्हारी सारी स्थिति पूजा के सामने रखी, तो इसने तुरंत मुझसे मिलने की इच्छा जताई। माँ पापा मानेंगे क्या? मैंने अपनी शंका रखी। जानते हो, उन दोनों को मैंने पूजा के घर भेजा है, पूजा का हाथ मांगने, और यह पूरी की पूरी तुम्हारे सामने खड़ी है।
कहते-कहते भाभी की आँखें नम हो गई और वह भीतर चली गई। मैंने पूजा को कसकर गले लगा लिया। पूजा मुझसे अलग होते हुए बोली, तुम मेरा सब कुछ तुम मेरा सब कुछ लेकर क्यों दूर चले गए थे? तुमने भी तो जल्दी हार मान ली थी। कहते-कहते मैं रो पड़ा। तब तक भाभी मेरे लिए पानी लेकर आ गई। मैंने पूछा, लेकिन भाभी आपने अपने बारे में क्या सोचा है? अखिल, तुम्हारे भैया मेरे रोम-रोम में बसे हैं। उनकी यादें मेरे जीवन की धरोहर है। इन यादों के साथ एक जन्म तो क्या, मैं कई जन्म गुजार सकती हूँ। फिर उनकी निशानी गप्पू भी तो है, जो अब मेरा भविष्य है। पूजा सिसकते हुए भाभी के गले लग गई और मैं खड़ा उम्मी भाभी को निहार रहा था। शायद ऐसी ही होती है भाभी माँ। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।